नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। 2 साल का बही खाता। जी हां, आज राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे। कोरोना के साथ साथ कई ऐसी स्थिति भी आई जहां सरकार के मंत्री आपस में लड़ते हुए नजर आए। तो वहीं कई दूसरी तरफ देखा जाए तो कई बार देश के प्रधानमंत्री ने भी कोरोना को लेकर जहां राजस्थान की तारीफ की थी, तो वहीं आने वाले समय में क्या कुछ और रहने वाला है कांग्रेस की राजनीति और कैसे इनका भविष्य रहने वाला है, देखने वाली बात ही होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के 2 साल का सफर पूरा हो गया है। 17 दिसंबर 2018 को सरकार का गठन हुआ था। इन 2 सालों में सरकार में कई उतार चढ़ाव भी आए। कोरोना में कुशल प्रबंधन कर अपने अनुभव और सूझबूझ का लोहा मनवाया, तो वहीं कोरोना काल में ही सियासी संकट का भी सामना किया। 2 साल में ही अपने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों में से आधे से ज्यादा वादे पूरे करने का दावा भी सरकार कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बयान में कहा कि 7 दशकों में यह पहला मौका था जब प्रदेश में सरकार अदृश्य है, जो ना तो जनता को दिखाई दे रही है और ना ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर गहलोत सरकार 2 साल में 2 कदम भी नहीं चल सकी है। प्रदेश में आम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं। भ्रष्टाचार के हालात ये हैं कि कांग्रेस नेता ही अपनी अदृश्य सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वादा फरामोश सरकार जनता को धोखा दे रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 2 साल में गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। ना तो किसान की संपूर्ण कर्ज माफी हुई और ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल सका। सरकार का आर्थिक प्रबंधन भी खराब रहा। हमारा आधार आधारित सत्यापन के आधार पर ऋण वितरण, ऋण माफी और समर्थन मूल्य पे खरीदी। इससे वास्तविक किसानों को सहकारिता का लाभ मिल पाया और इसकी चर्चा सब जगह है कि ये काम अच्छा हुआ। जबकि जब लागू कर रहे थे, जब काफ़ी जिनके हित टकरा रहे थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, किसान पढ़े लिखे नहीं है, कौन आधार आधारित सत्यापन कराएगा, कहीं नेट नहीं आता है, कहीं वो नहीं आता है, ये नहीं आता है। लेकिन उन सब की परवाह नहीं करते लागू कर दिया, तो आज उसकी सफलता से किसान तारीफ कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज हमारा जो पार्टी का घोषणा पत्र जो 501 वादे थे, आज 50% वादे पूरे हो गए। 30% वादे जो है पाइपलाइन में, आज 80% वादे पूरे करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आज जो मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, वो काम उनको पच नहीं रहा है, इसलिए ये अनेक प्रकार की बातें फैला रही है। मैं समझता हूँ बीजेपी का हमेशा ये काम रहा है कि झूठ को आगे प्रचार करना। निश्चित रूप से जब कोई पार्टी, संगठन या सरकार कमजोर होती है तो उसका असर उसकी शासन पर होता ही है, और इसलिए पिछले 2 साल में अशोक गहलोत जी का जो पूरा समय है वो अपनी सरकार को बचाने में लगा रहा। कांग्रेस पार्टी में 2 गुट हैं, 2 पूरे तरीके से परिवार उनका बटा हुआ है, ये सब नहीं देखा है। उनके झगड़े का असर शासन पर भी हुआ और उसका नुकसान प्रदेश की जनता को भी हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि पहले भी मुख्यमंत्री जी नंबर 1 भारतवर्ष के अंदर थे, तब 2098 से लेकर 2003 तक की सरकार थी, तो नंबर 1 मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी 56 सीटें आई थी। और 2008 से लेकर 2013 तक जब मुख्यमंत्री थे तब भी नंबर 1 पे चल रहे थे, तब 200 में से इनकी 21-22 सीटें थी। तो ये तो जनता फैसला करेगी नंबर 1 है या बेमिसाल है या बेहिसाब है। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए संवाददाता रहमतुल्लाह खान यहाँ पर हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से आज 2 साल का कार्यकाल राजस्थान सरकार अपने पूरे कर रही है, काफी उतार चढ़ाव भी इस दौरान सरकार ने कहीं ना कहीं देखे हैं। अगर 2 साल के कार्यकाल की हम बात करें तो कितने बेमिसाल आखिरकार सरकार के ये साल रहे? देखिए, राजस्थान सरकार के आज 2 साल पूर्ण हुए हैं
2 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। राजस्थान सरकार को किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बीमारी जो महामारी आई है उसमें भी राजस्थान सरकार ने जो है उन्होंने अपने देश में ही नहीं दुनिया भर में उनके नाम जो कामकाज की जो चर्चा हो रही है। राजस्थान में जो कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले जो 501 जो घोषणाएं की थी उनमें से 252 के आसपास जो है घोषणाएं पूरी कर दी और बाकी 173 जो घोषणाएं हैं उन पर भी काम चल रहा है। राजस्थान सरकार के तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने अपने अपने विभाग में कामकाज किया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपने राजस्व विभाग में तमाम ऐसे नए नए कामकाज किए जो आज दिन तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री की बात करें या फिर अन्य शिक्षा विभाग की बात करें, उस शिक्षा विभाग की बात करें, तमाम मंत्रियों ने अपने कामकाज किया। गहलोत सरकार के पूर्ण 2 साल को जो सफल बताया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपके विभाग का नए कामकाज कौन से है जो इन 2 सालों में हुए? ऑनलाइन तहसीलों को करवाना एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ है। अगर हम लोग तरमीमें देखें, जिस दिन मैं राजस्व मंत्री बना था उस दिन लगभग 13 लाख तरमीमें पेंडिंग थी और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ 1,40,000 के करीब में तरमीमें बाकी है इसके अंदर। उसमें और भी नामांतरण है। तो जिस दिन मैं राजस्व मंत्री बना था उस दिन 2,33,000 के करीब थे और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिर्फ 32,000 पेंडिंग है। अपवादित खाते में जिस दिन मैं राजस्व मंत्री बना उस दिन 43,000 पेंडिंग थे और आज सिर्फ 4,900 के करीब पेंडिंग है। तमाम तहसीलें ऑनलाइन की और जो बाकी शेष बची हुई है वो भी आने वाले मार्च तक हम लोग कर लेंगे। कुछ तहसीलें के अंदर वहाँ नक्शे और कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, वहाँ हम लोग ज़रूर एक नई व्यवस्था कर उसको भी हम लोग करेंगे। कृषि ऋण के लिए हम लोगों ने सीधा कार्य कराने के लिए जो पहले ऋण रखते थे उसके भी व्यवस्था कराई, झुंझुनू में हो चुका और बाकी दूसरे ज़िलों के अंदर भी करवाएंगे। जो हम लोगों को अपनी खाते की नकल और नक्शे की नकल मिला करती थी उसकी व्यवस्था के अंदर पूरा हमने आमूलचूल परिवर्तन कर ई साइन कानूनन तौर पर वैध कर उसकी नकल कोई भी व्यक्ति 10 रुपये देकर किसी भी ई मित्र से ले सकता है या किसी और तरह से ले सकता है। ये व्यवस्था हम लोगों ने करवाई। नियमों में संशोधन करने के लिए भी कमेटी बैठी भी आने वाले समय के अंदर जो नियम है लैंड रेवेन्यू के और टेनेंसी एक्ट के वो तमाम नियम भी हम लोग बदल रहे हैं। बिल्कुल, तमाम ऐसे कामकाज राजस्व विभाग ने किए जो इतिहास में पहली बार हो रही है। जैसे तमाम जो कलेक्टर को आपने कई बार मीटिंग की, समीक्षा बैठकें की, कई बार निर्देश भी दिए। मैंने हर स्तर के ऊपर ये विभाग हम लोगों का परिवार है। राजस्व विभाग के अंदर कलेक्टर की भी जिम्मेवारी रहती है, SDM की भी रहती है, तहसीलदार, पटवारी, सब लोग हम एक परिवार के तौर पर मिलकर हम लोग कार्य कर रहे हैं और सबका सामूहिक प्रयास ये जो आज इस मंजिल तक हम लोग पहुँचे। बिल्कुल, राजस्थान सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आई, कोरोना की चुनौती आई, सरकार को बाड़ेबंदी में रहना पड़ा। देखो, चुनौतियाँ तो रही। हम लोग लगातार हम लोग चुनाव के कारण हम लोगों के सामने आचार संहिता लाई, हम लोगों के सामने ये कोरोना के कारण भी पिछले लगभग 8-9 महीने के अंदर जो स्थितियाँ हैं, पर अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर एक बेहतरीन सरकार इन सब विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी आज देश की आर्थिक स्थितियाँ क्या कर ली। आज देश आर्थिक आपदा के अंदर है। गलत GST, गलत नोटबंदी, गलत कोरोना के समय लिए गए फैसले से आज हम लोगों के देश के अंदर आर्थिक इतनी स्थिति होने के बावजूद भी अशोक गहलोत के नेतृत्व में बेहतरीन कोरोना का प्रबंधन और राजस्थान आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में राजस्व विभाग की और कोई ऐसी बड़ी योजना या फिर बड़ा कोई काम जो मेजर काम होने जा रहा हो? आने वाले समय के अंदर हम लोग जो नियमों के अंदर व्यवहारिक संशोधन करने जा रहे हैं। कुछ विस्तार बताएंगे नियमों का? मतलब नियम जो है वो पुराने नियम हुए हैं। आज चाहे LR एक्ट हो चाहे टेनेंसी एक्ट हो, उन तमाम नियमों के अंदर हम लोग कमेटी बना चुके हैं। हम लोग संवाद कर रहे हैं विभिन्न जनप्रतिनिधियों से और संगठनों से और इसके अंदर संशोधन करेंगे। गोचर भूमियाँ जो पूरे राजस्थान में है, गोचर भूमि है, उसको लेकर के तमाम कुछ नए कानून कायदे। गोचर भूमि के अंदर 1 इंच भी गोचर भूमि राजस्थान की कम नहीं होगी। गोचर भूमि हम विशेष मकसद से अगर किसी को अलॉट करते भी हैं तो उसके बदले हम लोग उतनी ही जमीन किसी दूसरे तरीके से, चाहे वो सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट हो, उसके बिना हम लोग 1 इंच भी जमीन का किसी और
व्यवस्था के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे। सर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, आज सतीश पूनिया ने भी आरोप लगाया कि सरकार के 2 साल विफल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम आरोप लगाना ही है। आज उनकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि राजस्थान का हक दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के सामने वो पैरवी कर हमारा हक दिलाए। हमारा हक दिलाने की जगह आज सिर्फ आंख मूंद कर दिल्ली की वाहवाही कर रहे हैं और राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरा तो आज वापस उनसे निवेदन है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राजस्थान पहले है, राजस्थान का हक पहले है, सियासत बाद में है, राजनीतिक दल बाद में। आपने कई बार पीएम मोदी को पत्र लिखे, उनका कुछ कोई रिएक्शन वगैरह? मेरे को लगता है पीएमओ जो मुद्दों पर कार्य करने की उनकी प्राथमिकता नहीं है। पीएमओ सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र कर द्वेषपूर्ण भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई करने में ही अपने समय और क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। पानी की समस्या तमाम राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें बहुत, तो उसके लिए हमारे राजस्थान के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको तरफ से कोई आपका रिएक्शन? दुर्भाग्य है हम लोगों का, 3 मंत्री ये तीनों की तीनों रेगिस्तानी इलाके से। जब वो बने तो मैंने और मेरे जैसे तमाम लोगों ने ये आशा की थी कि हमको अतिरिक्त कुछ मिलेगा। अतिरिक्त कुछ मिलना तो अलग बात, जो हम लोगों को 90% केंद्र का शेयर रेगिस्तानी इलाके के लिए मिलता था, जो आज भी पहाड़ी इलाके के अंदर है, हमारा वहाँ पैरोकारी नहीं होने के कारण आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज सिर्फ 45% ही हमको पेयजल का शेयर मिल रहा है वहाँ से। इसी तरह जो नहरों की व्यवस्था है, उस नहरों की व्यवस्था के अंदर भी ये स्थिति है। उन्होंने तमाम योजना जो नहरों की थी वो बंद कर और अब एक इजबिक जो छोटी नहर है उनके संदर्भ में बात करो, मेरे विभाग में उन्होंने कहा कि एक नई योजना लेकर आना है इजबिक, और उसके अंदर भी एक कदम भी वो आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल आयुष, जिस प्रकार से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने राजस्थान सरकार के 2 साल है वो बेमिसाल रहे हैं। कोरोना की बात करें, सरकार को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, आचार संहिता लगी, इसके बीच में भी राजस्थान सरकार ने काम किया है। आज देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में राजस्थान सरकार के कामकाज की चर्चा है। राजस्थान सरकार में जो काम हुआ है, जैसे लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन पहले राजस्थान में लगा था, उसके बाद में देश भर में लगा। और राजस्थान में जिस प्रकार से नो मास्क नो एंट्री की एक विशेष मुहिम चलाई गई थी, उसका लेकर के पूरी दुनिया भर में उनको फॉलो करेगी। यानी गहलोत सरकार के कामकाज की हर तरह की तारीफ हो रही है। राजस्व विभाग की बात करें तो हरीश चौधरी के मंत्री बनने के बाद में तमाम जो राजस्व के कामकाज अटके हुए थे, नए नियमों को, उन नियमों का संशोधन करना, काफी तमाम परेशानी आती है, उनको लेकर के भी राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपनी बात जो साफ किया। बिल्कुल, हरीश चौधरी को हम सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने उपलब्धियों का यहाँ पर बखान किया है कि किस तरीके से इन 2 साल के कार्यकाल में राजस्व विभाग ने किस तरीके की नई उपलब्धियां हासिल की है, और तमाम उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में इसी तरह से सरकार काम करती रहेगी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान यहाँ पर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शामिल होंगे। आप शुरुआत कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता है। और डॉक्टर खानू खान बुधवाली जो कि अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड राजस्थान के, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर खानू खान बुधवाली से, जो कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है राजस्थान से। सर, 2 साल के कार्यकाल आज सरकार ने पूरा कर लिया है। पहले आपसे जानना चाहूंगी, कितने बेमिसाल आखिरकार सरकार के ये साल रहे हैं? हेलो जी, खानू खान बुधवाली जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक यहाँ पर हो रही है। जुड़ने की वापस से उनसे कोशिश करेंगे। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से अभी हमने सुना हरीश चौधरी को, उनका भी कहना है कि कोरोना काल में सरकार ने काम किया, और तमाम मंत्रियों को हम सुन रहे हैं कोरोना काल का यहाँ पर लगातार उसके बारे में बातचीत की जा रही है। और लगातार हमने भी देखा है कि कोरोना काल में उपलब्धि तो सरकार ने यहाँ पर हासिल की थी, लेकिन कोरोना काल में ही एक सियासी संकट भी सरकार को देखने को मिला है। 2 साल का कार्यकाल आज सरकार पूरा कर रही है। अगर आपसे जाने तो कैसे देखते हैं आप सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को? ऐसी सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवाली जी को बधाई देता हूं कि वो 2 साल पूरे कर रही है उनकी सरकार, और उनको 1 साल पूरा हो रहा है, उनको भी बधाई देते हैं क्योंकि उनका भी 1 साल पूरा हुआ है अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड का। दिखेगा कि ये सरकार 2 साल पूरे कर रही है, उसमें से 1 साल तो कामकाज कर पाई थी, लेकिन ये
मौजूदा चल रहा है जो हुई है, उसमें 8 महीने तो देखिएगा करीब करीब आचार संहिता लगी रही, 34 दिन बाड़े बाड़ी अंतरकलह के कारण रही, और राज्यसभा के चुनाव को लेकर के 20 दिन बाड़ेबंदी हो रही। इसके अलावा 10 महीने कोरोना काल का संकट काल भी सरकार ने झेला। आर्थिक संकट है और सरकार अपने कामकाज को चलाने के लिए 3000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, क्योंकि पैसा है नहीं। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को तनख्वाह वेतन टाइम पे देना है, इसलिए उन्होंने कर्जा लिया है। लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से 1 साल पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हम लोगों से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि हमने 50% फैसले पूरे कर लिए हैं, मतलब वादे जो किए थे जन घोषणा पत्र में हमने पूरे किए हैं। अब क्योंकि उसके बाद कोरोना काल शुरू हो गया और 2 अक्टूबर को जिस प्रकार से इन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का संगठन के माध्यम से आम लोगों के सामने रखा कि 52% हमने फैसले किए, फैसले पूरे करने की बात तो हो रही है, लेकिन क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है और केंद्र सरकार जो इस प्रकार से सहयोग करना चाहिए नहीं मिल पा रहा। जैसे हरीश चौधरी जी ने भी कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के 3 केंद्रीय मंत्री हमारे केंद्र सरकार में, उसके बावजूद भी हमको पर्याप्त जो कुछ मिलना चाहिए था, जैसे जल संसाधन मंत्री तो हमारे जोधपुर से आते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, और हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूर्वी राजस्थान को 13 जिलों को देगा उपलब्धि। उसके अंदर हमारा ईस्टर्न बैंक कैनाल है जो कि 35,000 करोड़ की है। प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में जब विधानसभा का चुनाव घोषित हो रहा था तो ऐलान किया था कि हम इसको राष्ट्रीय दर्जा दे देंगे और करेंगे, लेकिन आज तक उसको राष्ट्रीय दर्जा नहीं मिल पाया और हम मुख्यमंत्री जी ने 3 बार पत्र भी लिखे, इस बारे में कोई निर्णय नहीं हो पाया। सर माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ, एक बार फटाफट से आपको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से, जहां हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत वहां मौजूद है। बीजेपी आज कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर आज प्रदर्शन कर रही है। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखवीर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए आपके पीछे की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बीजेपी ब्लैक डे आज के दिन को मना रही है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कांग्रेस के रूप में 2 साल के सत्र बना रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक तक पैदल मार्च किया जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला फूटा जा रहा है और देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस प्रशासन ने अब उन कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार युवा मोर्चा कांग्रेस के रूप में 2 साल के सत्र बना रही है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक तक पैदल मार्च किया जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री का पुतला फूका जा रहा है और देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस प्रशासन ने अब इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सरकार से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और भाजपा मुख्यालय से लेकर सिविल लाइन फाटक तक कार्यकर्ता आए हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही पर आरोप है कि वादा खिलाफी की गई है प्रदेश सरकार के द्वारा, जो वादे जो दावे किए गए थे वो धरातल पर उतरते हुए दिख नहीं रहे। सीधी तस्वीरें देखिए, आयुषी दिखाना चाहूंगा कि पुलिस से किस प्रकार से झड़प कर रहे हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। साफ साफ इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री का ये जो पुतला फूकने आए हैं वो पूरा विरोध दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार पूर्णतः विफल है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से पुलिस के जवानों के साथ झुलसते हुए ये तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। देखिए आयुषी, झड़प हो गई है कार्यकर्ताओं की। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं, जहां 2 साल के कार्यकाल पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, ब्लैक डे से मनाया जा रहा है। लेकिन देखिए हर बार की तरह वही तस्वीरें सामने आती हैं, प्रदर्शन किया जाता है, लोग ये भूल जाते हैं कि कोरोना का संकट फिलहाल अभी चल रहा है, भीड़ इकट्ठी वहां पर हो गई है, पुलिस के साथ झड़प करने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जी चलिए एक बार फिर से चर्चा में लौटते हैं। यहाँ पर तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ज्ञानदेव आहूजा भी हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, बीजेपी के नेता। सर चलिए, एक तरफ तो कांग्रेस की तरफ से 2 साल बेमिसाल की बात यहाँ पर कही जा रही है और दूसरी तरफ हमने अभी तस्वीरें देखी है जहाँ बीजेपी प्रदर्शन आप कर रही है, लेकिन इस बीच हम सर ये क्यों भूल जाते हैं कि देश में फिलहाल एक महामारी अभी भी बनी हुई है जिससे बचने की हमें जरूरत है, बार बार वही तस्वीरें क्यों नजर आती है?
हेलो, ज्ञानदीप आहूजा जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? ऐसा आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ गई? जी सर। ऐसा है कि कोरोना काल का अभी श्याम सुंदर जी भी कह रहे थे, सरकार भी रोती है और आंसुओं से मुंह धोती है, परंतु कोरोना चालू हुआ तो श्रीमान गहलोत साहब और श्रीमान सचिन पायलट क्यों लड़ पड़े? इनको ये समझ नहीं है कि इस समय महामारी फैली हुई है और महामारी के समय में आपस में सरकार में कौन रहे कौन न रहे, सत्ता में कौन रहे कौन जाए कौन आए। क्यों तो मानेसर में सचिन पायलट साहब चले गए 19 लोगों को लेकर के, और क्यों गहलोत साहब अपनी सरकार बचाने के लिए 5 स्टार होटलों में, छोटी मोटी नहीं 5 स्टार होटलों में कैंप करते रहे, कभी यहाँ और कभी जैसलमेर। इन सरकार को चलाने वालों को जरा सी भी शर्म नहीं आई कि इस समय महामारी कोरोना है, इस समय तो हम नहीं लड़े। सर मेरा सवाल वो नहीं था, सर मेरा सवाल ये था कि जिस प्रकार से हम तस्वीरें अभी दिखा रहे थे, बीजेपी प्रदर्शन यहाँ पर कर रही है, सरकार के 2 साल के कार्यकाल को ब्लैक डे दिवस के रूप में मनाया यहाँ पर जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से हमेशा से कोरोना का हवाला यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के लोग इन सभी चीजों का उल्लंघन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है, पुलिस के साथ झड़प करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार जो लोग ये तमाम बातें करते हैं कि गाइडलाइंस की पालना करनी चाहिए, वही आखिरकार इसका उल्लंघन क्यों करते नजर आ रहे हैं? ऐसा है कि 2 साल की उपलब्धियों अनुपलब्धियों को एजेंडा लेके आप डिस्कस कर रहे हैं या बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर डिस्कस कर रहे हैं? सर हम दोनों को लेकर प्रदर्शन, दोनों को लेकर बात कर रहे हैं ना सर, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी का प्रदर्शन को लेकर के आप बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सरकार को हम लोग क्यों बचाना चाहते हैं? सरकार कुछ कर नहीं पाई, 50-50 मास्क की दुकानें खोलना चाहती थी हर तहसील में, वो तो बिश्नोई समाज ने विरोध किया, जैन समाज ने विरोध किया, इसलिए रुकी। सरकार ने जो वायदा किया, श्री राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता बनते हैं और वो इनकी तरफ से हैं भी, और मंच पे घोषणा करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ। तो क्या कर्जा माफ हुआ? क्या कर्जा माफ नहीं हुआ, और 1.25 लाख लोगों को हम बेरोजगारों को भर्ती देंगे, वो हुआ क्या? आप हुआ क्या ये बताइए। आप युवाओं को बेवकूफ बनाया, और जो प्रदेश की हालत इस समय है, कोरोना के टाइम में सरकार लड़ पड़ी, 5 स्टार होटलों में बढ़िया बढ़िया चिकन और आमलेट खाते रहे। उन चिकन आमलेटों खाने वालों को पूछिए, उस समय कोरोना महामारी को भूलेंगे क्या? आप बीजेपी प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आप पहले सरकार चलाने वालों से पूछिए। हाँ पक्ष तो वो है ना, हम तो ना पक्ष हैं, हम ना पक्ष हैं। हाँ पक्ष जो लोग हैं उन्होंने किस मुद्दे को पूरा किया, किस बेरोजगार को भत्ता दिया, किस बेरोजगार को नौकरी पे लगाया, और किस संविदा कर्मचारी के साथ न्याय किया, और न्याय किया। आज डीपीआर तक 1 साल नहीं भर पाए, मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी प्रदर्शन निकाल रही है। हाँ। बीजेपी तो विरोधी पक्ष है, लेकिन सत्ता पक्ष ने जिस बेहयाई के साथ में 5 स्टार होटलों में आमलेट खाए और चिकन खाए और मटन खाए, उनसे पूछिए ना पहले, उनसे पूछिए कि कोरोना का ख्याल रखा क्या? जवाब जान लेते हैं, इतने सवाल आप उठा रहे हैं, जवाब जान लेते हैं। खानू खान बुधवाली जी हमारे साथ है, यहाँ पर एक बार फिर से बन गए हैं। सर सवाल आप सुन रहे होंगे ज्ञानदीप आहूजा का, उनका कहना है कि सरकार ने 2 साल बेमिसाल के दावे तो यहाँ पर किए हैं, लेकिन इन 2 सालों में किसी प्रकार का कामकाज नहीं किया गया है। बाड़ेबंदी में सरकार 1 साल रही और उसके बाद भी नतीजा वही का वही रहा। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू तमाम इस राजस्थान की आवाम को, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे आला कमान को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये एक बेमिसाल 2 साल रहे, जिसमें आम आवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के राजस्थान सरकार खड़ी रही। सम्मानीय मुख्यमंत्री कोविड मार्च से लेकर टिल डेट तक जिस तरह की व्यवस्था बनाई, और जिस तरह से बेरोजगार, असहाय, कमजोर, व्यापारी हर वर्ग के साथ खड़ी रही। लेकिन दुख इस चीज का होता है, सम्मानित कई मर्तबा शायद ज्ञानदेव आहूजा जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े कभी बीजेपी से रूठते हैं, कभी मनते हैं, कई बार है, लेकिन इनको खुद को अपने अंचल में सोचना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो वायदे किए किसानों के साथ, आज सर्दी के अंदर जिस तरह से रोड पे रह रहे हैं, इन्होंने वायदा किया कि हम जो इनको डबल इनकम देंगे, इन बेरोजगारी के जो पैसे देंगे। वो व्यक्ति बोल रहा है जो 15 लाख का वायदा करके गए थे, जिनको आज तक नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के 4 केंद्र में मंत्री राजस्थान सरकार में, आज तक उन्होंने क्या किया? लेकिन सम्मानीय ज्ञानदेव आहूजा जी, सरकार तो राजस्थान की चल रही है, लेकिन आपकी तरह नहीं कि मुख्यमंत्री 6 से बनते हो, अभी से ख्वाब देख रहे हो। कभी राजेंद्र राठौड़, कभी आपके देवनानी जी बन रहे, कभी पूनिया जी को बना रहे हो, कभी शेखावत साहब को, कभी राजेंद्र राठौड़ जी को बना रहे हो। लेकिन राजस्थान सरकार की आम आवाम गरीब के साथ जिस तरह से आपने बुजुर्गों के साथ लंबा जिस तरह का
व्यवधान करके जो पटरी पर बिठाए रखा राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से इनका निपटारा किया, इनके साथ बैठ के समाधान किया गया। किसान वर्ग का जो बिल आप लोगों ने लागू किया, वो किसान बिल हमने तो विधानसभा में आप स्वयं तो देखा होगा, सम्मानीय विधायक रहे हैं कि बिल को इन्होंने पास करके सम्मानीय महामहिम के पास भेजा गया। आज तक आपके जो नॉमिनी जो महामहिम महोदय उस बिल को पास करके वापिस नहीं भेज रहे। लेकिन आप जिस तरह से मटन चिकन ये आपकी इस चैनल के थ्रू में आप बोल रहे हो, आप सम्मानीय, आप शायद उम्र दराज भी हैं, ये भाषा बोलना शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी के तो लोग खुद 5 स्टार के लोग हैं। कल आप कोरोना की बात करो, हैदराबाद के अंदर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के जिस तरह से योगी साहब सम्मानीय आपके ऑल इंडिया के चीफ, तमाम जो मंत्री लगभग जिस तरह से हिंदुस्तान की तमाम जो सरकार थी वह हैदराबाद में कोरोना को तोड़ रही थी, किस तरह से गला घोट रहे थे, आम आवाम में बीमारियां फैला रहे थे, तब आपको नजर नहीं आता। आप बंगाल में जाके अव्यवस्था करो, वहां भीड़ भड़का करो, वो नहीं आता। हम चाहते हैं कोरोना काल में सबसे पहले इंसान और इंसानियत बचना चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी है इंसान, इंसान बचेगा तो सम्मानीय विधायक महोदय तो पार्टियां भी बचेगी, धर्म भी बचेगा। और अगर ये इंसान नहीं बचेगा तो इस हिंदुस्तान की जनता में बड़ी नुकसान है। गरीब को आज बचाना, अमीर को बचाना, व्यापारी को, हर वर्ग का 36 कौम का आपका और हमारा धर्म बनता है। जिस तरह से आप कोविड में बचाने का जितना आपने भी शायद हो सकता अच्छा कार्य किया होगा, मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कम से कम इस चैनल के थ्रू आप ये तो नहीं कहे कि चिकन मटन और ये भाषा बोलना, कोई खाते हैं कोई नहीं खाते हैं, कोई जैनेंद्र को मानते हैं कोई किसी को मानते हैं, इसलिए आपके मुंह से मुख से इस तरह की भाषा बोलना शोभनीय नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक ऐतिहासिक सम्मानीय राहुल गांधी जी हो चाहे सोनिया गांधी जी हो, इन्होंने जो वायदा कहा और किया वो किया। लेकिन हम आपके बीजेपी के सम्मानीय पीएम की तरह, आपके राष्ट्रीय जो शाह साहब है उनकी तरह या और उनकी तरह मुख से झूठ नहीं बोलते। जितना झूठ बोलने का कार्य आपके और आपकी पार्टी ने किया है वो इतना शायद हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में कभी नहीं कि आडवाणी जी को घर के अंदर बंद कर दो। राजस्थान सरकार की उपलब्धि खान साहब, मेरे मित्र खान साहब, राजस्थान सरकार की उपलब्धि गिनाइए। इसमें प्रधानमंत्री के सरकार का लोका जोखा नहीं हो रहा, इस समय केंद्र सरकार का लेखा जोखा नहीं हो रहा। राजस्थान सरकार ये नहीं कि वसुंधरा जी का अपमान करो और आपका सम्मान करें, ये खुद की लड़ाई पहले खुद में निपटो। आपके जो शेखावत साहब ज्ञानदेव आहूजा जी आपके पास खुद की लड़ाई लड़े, उनकी बात दूसरों के घर के बारे में बात बोल रहे हैं आप। चलिए खानू खान बुदवाली जी का सवाल उनका जवाब ले लेंगे ज्ञानदेव आहूजा जी से। उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो लगातार सरकार के 2 साल के कार्यकाल के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। कितने बेहाल ये साल रहे या कितने बेमिसाल ये साल रहे, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। जी हाँ, 2 साल के कार्यकाल की आज हम बात कर रहे हैं, जहां राज्य सरकार ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। क्या कुछ बही खाते पे रहा है सरकार के, इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सुंदर जी के पास मैं आना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, जिस तरीके से लगातार बार बार तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, चाहे कोरोना को लेकर हम बात करें या फिर किसानों को लेकर हम लगातार बात करें, आखिरकार अगर सरकार की तरफ देखें तो कितनी जनता की उम्मीदों पर ये सरकार खरी हो पाई है, कितनी खड़ी उठ पाई है, या फिर कहें कि कितना जनता की जो चीजें थी उनको कामयाब ये करने में कामयाबी सरकार ने हासिल की है? देखिए आयुषी जी, मैं पहले भी बोला था कि पहले साल में तो कामकाज अच्छे तरह से चल पाया, लेकिन ये बात सही है कि तालमेल की कमी तो इस सरकार के बीच में रही है। उसका परिणाम है कि इनको बाड़ेबंदी में रहना पड़ा। आज भी सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चले। अब मुख्यमंत्री जी के पास अगर 38 विभाग हैं तो कामकाज कैसे सही चलेगा, खानोका जी बता सकते हैं। हमको ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक नियुक्ति हम नहीं दे पाए, उससे हमारे इनके करीब 20,000 कार्यकर्ताओं को कामकाज मिल सकता था और सक्रियता बढ़ सकती थी, वो नहीं हुआ जी। इसके अलावा 4.5 महीने हो गए, संगठन का नामो निशान नहीं है। खानोका जी इस बात के लिए कह सकते हैं कि उससे चुनाव पर विपरीत प्रभाव पड़ा और जिस प्रकार से पंचायत चुनाव में जो उपलब्धि मिल सकती थी नहीं मिल पाई। अब आने वाले समय में 12
जिलों में और पंचायतों के चुनाव होंगे, तो स्थिति को सुधारने के लिए निश्चित रूप से हाईकमान को भी इस स्थिति पे ध्यान देना पड़ेगा और मुख्यमंत्री और पायलट के बीच में जो कुछ विवाद है उसको समाप्त करके एक अच्छा वातावरण देने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विकास हो प्रदेश का और वो कोशिश भी करते हैं। जैसे कोरोना काल में जो कुछ मैनेजमेंट किया उसका तो सीधे तौर पे परिणाम भी देखने का प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि राजस्थान ने अच्छा प्रबंधन किया है। लेकिन जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है तो हर राज्य के सामने चुनौती आ जाती है। कामकाज चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं। जीएसटी का पैसा हमारा केंद्र में बकाया है, मिल नहीं पा रहा है। और देखिए ज्ञानदेव आहुजा जी कह रहे थे, ज्ञानदेव आहुजा जी ये बात सही है कि आप ही को ईस्टर्न वेस्टर्न कैनाल जो है अगर वो आ जाती है तो अलवर को भी पानी मिलेगा, भरतपुर को भी मिलेगा और बाकी 13 जिले हैं जो कि पानी से प्रभावित है वो मिल जाएगा। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम दे देंगे। आप उसमें सहयोग करा सकते हो क्योंकि आप जिस प्रकार के प्रभाव रखते हैं केंद्र में और जो कुछ है, क्योंकि भंवर जितेंद्र जी भी आपके क्षेत्र में है और वो उनसे कहो कि जो तालमेल बन जाए और राहुल गांधी जी तक संदेश आप पहुंचवा सकते हो तो बहुत सारी मध्यस्थता का काम करे। बल्कि आप सही बात है, क्या युवा मोर्चा ने काला दिवस के रूप में मना रहे जी, पर विपक्ष का काम होता है करे, कमियों को उजागर करे, लेकिन नियमों की पालना होनी चाहिए। कोरोना के लेकर के जिस प्रकार से माहौल प्रदेश में बना, अब जो कि नाइट कर्फ्यू कई 13 जिलों में है और जो कुछ माहौल देखने को मिल रहा है उससे निश्चित रूप से हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना नहीं बढ़े। और बिल्कुल सर, और मेरा सवाल ज्ञानदेव आहुजा जी से यही था कि लगातार विपक्ष कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरता हुआ हमेशा से आया और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राज्य सरकार भी तमाम चीजें यहाँ पर इस बात के बारे में करती रही कि कोरोना को लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। लेकिन जब ऐसे प्रदर्शनों की बारी आती है, ऐसे दिनों की बारी आती है तो वो सभी चीजें सरकार या विपक्ष भूल जाते हैं। उन्हीं के लोग इन तमाम नियमों को तोड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए आईसीसी जिस प्रकार से सतीश पूनिया जी को दोबारा से कोरोना हो गया था, भगवान उनको ठीक करे हम भी कहते हैं, क्योंकि इनके एक विधायक चले गए, 2 विधायक कांग्रेस के चले गए और कई नेता आज भी प्रभावित हैं। तो ऐसी स्थिति में सबकी जिम्मेदारी बनती है और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि वो जनता में संदेश देने का काम करते हैं कि कोरोना में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार की जीवन शैली रखनी चाहिए। इसलिए वो सरकार की कमियां गिनाए, उसमें तो 2 राय नहीं है और मुख्यमंत्री जी से कहें भी कि ये कमियां इसको किस प्रकार की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन साथ साथ इनके 25 सांसद जो लोकसभा में है, इसके अलावा देखिएगा कि राज्यसभा में भी इनके 7 सांसद है, पहले 10 थे जी। तो ऐसी स्थिति में हमारा हक बनता है कि हमको पूरा सहयोग मिले केंद्र सरकार से, वो मिल नहीं पा रहा। बिल्कुल। चलिए ज्ञानदेव आहुजा जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से इससे पहले खानू खान बुधवाली जी की बात हम सुन रहे थे, सवाल उन्होंने आप पर भी यहाँ पर खड़ा किया है कि लगातार अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में खुद अंतर्कलह साफ तौर पर दिखता रहता है और दूसरी तरफ सरकार है, सरकार पर ही यहाँ पर बीजेपी सवाल खड़ी करती है, हमेशा से आती रही है। तमाम प्रयास बीजेपी की तरफ से किए गए जब सरकार बनी थी और इस बीच जब बाड़ेबंदी देखी गई थी तो वही बीजेपी थी जिसने सरकार को गिराने का प्रयास किया था। कम शब्दों में सर आपसे जवाब जानना चाहूंगी। ऐसा है, श्याम सुंदर जी की बात भी सुने जी और हमारे मित्र खान साहब की बात सुने जी। मेरा ये निवेदन है कि ये इस बात को इनकार कर देंगे क्या कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार, ताजे आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 21.4% अपराध बढ़ा है, दुष्कर्म बढ़ा है, महिलाओं पर, दलितों पर, आदिवासी अत्याचार बढ़ा है। अब ये पानी के मैटर पे लेकर श्याम सुंदर जी ने जो कहा है, केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं रखी, 125 करोड़ मेडिकल कॉलेज के लिए भेजे पर डीपीआर तक एक साल से नहीं बन पाई और 15 कॉलेज की बजाय 3 कॉलेजों सिरोही, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर का और बाकी 12 कॉलेजों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे और वो भी प्राइवेट एजेंसी से सीएम साहब और राजस्थान सरकार करवाना चाहती है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो तुमको पैसा दिया है केंद्र सरकार ने, जो पैसा दिया उसका तो उपयोग हो ना। आप पानी के लिए कहें, पानी के लिए मिलेगा, निश्चित रूप से हम लोग भी प्रयास करेंगे, हम भी केंद्र सरकार को कहेंगे, हम इस मामले में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो अपराध बढ़े और जो 4.5 महीने से आपके प्रदेश अध्यक्ष आपने आनंद फानन में श्रीमान सचिन पायलट को हटा के बनाए, आप कारखाने नहीं बना पा रहे, कारखाने नहीं बना रहे, पदाधिकारी नहीं बना पा रहे, निगम बोर्ड के चेयरमैन नहीं बन पा रहे
आप किसी तरह के आयोग के नहीं बना पा रहे, आयोग के अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, पूरा विकास रुका हुआ है। आप पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर से बात करिए, मैं उनके, मेरे बहुत नजदीक लोग हैं, मैंने उनसे पूछा, न तो ग्रामीण विकास हो रहा है न शहरी विकास हो रहा है। और आप किसानों के पास करने वाले लोगों को, मेरे मित्र कांग्रेसी खान साहब या श्याम सुंदर जी महोदय, बिल्कुल इसका जवाब लेंगे बुधवाली जी से। उससे पहले फटाफट मैं आपको ले चलती हूँ संवाददाता रहमतुल्लाह खान के पास। सर आऊंगी आपके पास, पहले सीधे रहमतुल्लाह खान के पास चलते हैं जो इस वक्त राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली से खास बातचीत कर रहे हैं। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से आज सरकार खुशी मना रही है, 2 साल बेमिसाल के आप मंत्री टीकाराम जूली जी के पास मौजूद हैं, उनका क्या कुछ कहना है कि सरकार के जो ये 2 साल निकले हैं कितने बेमिसाल रहे और कितने बेहाल निकले? बिल्कुल सर, राजस्थान सरकार के आज 2 साल का कार्यकाल वो पूर्ण हो चुका है। तमाम मंत्री अपने अपने विभाग की जो है उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेखा जोखा दे रहे हैं। हम मौजूद है मंत्री टीकाराम जूली है जो श्रम विभाग देख रहे हैं, इनके विभाग में क्या कुछ 2 साल का लेखा जोखा रहा, क्या कुछ उपलब्धियां रहा, इनसे बातचीत करेंगे। टीकाराम जी, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही आपके कार्यकाल में? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी रही कि जो मजदूरों का जो पंजीयन था, जो पिछली गवर्नमेंट में लोगों को 2-2 साल तक चक्कर काटने पड़ते थे, उसको हमने कंट्रोल रूम बनाकर उनका निस्तारण किया। और जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो श्रमिकों से जुड़ी हुई है वो उन तक पहुंचे, ये काम किया। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, हमारे सामने जो सबसे बड़ा जो टारगेट था वो था कोविड के समय में मजदूरों की समस्याओं का हल करना। और आपने देखा होगा, कोविड में अगर सबसे अधिक किसी का नुकसान हुआ तो वो मजदूरों का हुआ। मजदूर सड़कों पे निकले, हजारों किलोमीटर पैदल चले। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जहां मजदूरों को राजस्थान रोडवेज ने अपने घरों तक पहुंचाया। मजदूरों के लिए शेल्टर होम स्थापित किए गए, वहां पे खाने की, पीने की, रहने की सारी व्यवस्था, मेडिकल की, साथ के साथ उनके काउंसलिंग की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की गई थी। और मैं कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री के अंदर आपसी सामंजस्य बैठा के मजदूरों में, इंडस्ट्री में कहीं टकराव नहीं हो, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर वेतन देने का बड़ा एक इशू था, जो बिना काम के भी वेतन देना था, वो हम लोगों ने दिलवाया। साथ के साथ लोगों को जो नौकरी से निकाला जा रहा था वो भी हमने बात करके उनको एडजस्ट किया। तो मैं कहना चाहूँगा, हमारा जो मुख्य तौर पे जो काम रहा इस कोविड के समय में, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब की ये प्राथमिकता रही कि मजदूरों को कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आए, तो हमने टैकल किया उसको। और जो गरीब लोग थे जिनको कहीं सहायता नहीं मिली थी, उनको भी हमने 3500 रुपये मजदूरों को उनके खाते में हमने डाला। तो मुख्य तौर पे मैं कहना चाहूँगा, इस कोविड के समय में जो हमारा फोकस रहा वो इस पे रहा। साथ के साथ जो प्रवासी आए या जो हमारे साथी बेरोजगार हो गए, उनको एक पोर्टल, पूरे देश के अंदर सबसे पहला राज्य राजस्थान था जिसके अंदर हमने पोर्टल बनाकर, जिसके एक तरफ इंडस्ट्री, एक तरफ बेरोजगार साथी, 50 लाख से अधिक लोगों का डेटा हमने उस पर उपलब्ध कराया, ताकि वो लोग अपना रोजगार वहां से चुन सकें। जो अच्छा लगे, जहां इंडस्ट्री को जरूरत है वो पोर्टल पे डालेगी, जहां लड़कों को अपनी क्वालिफिकेशन उसके डालेंगे। साथ के साथ अगर कोई बच्चा किसी स्किल के अंदर कमजोर है, वो स्किल लेना चाहता है, तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के हम खुद उसके लिए ट्रेनिंग रखी, उसको ट्रेनिंग कराई और उसको सर्टिफिकेट देके डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर उसको भेजा है। तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ बहुत ही जो महत्वपूर्ण कार्य था वो इस कोविड के समय में लेबर के लिए हम लोगों ने किया है। बिल्कुल, राजस्थान सरकार के सामने काफ़ी चुनौतियाँ आई, कोरोना की चुनौती माने, राजस्थान सरकार एक होटल में रुकी हुई थी, तो तमाम चुनौतियाँ आई, फिर भी राजस्थान सरकार के कामकाज का जो है को नकारा नहीं जा सकता। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि किस प्रकार लोकतंत्र के अंदर जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने का काम करें, चाहे कर्नाटक का, चाहे गोवा का, चाहे मध्य प्रदेश का। इसी प्रकार से इन्होंने राजस्थान के अंदर भी कोशिश की। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, राजस्थान वीरों की भूमि है और यहाँ चाहे सरकार होटल के अंदर रही हो, लगातार सारे मिनिस्टर्स, मैं स्वयं और भी हमारे साथी सभी मंत्री, सब लोग लगातार सचिवालय गए, जनता के काम किए, जनता से जुड़े हुए निर्णय लिए। और कोविड का समय जो पीक समय था, जब पूरे देश के अंदर कोविड के पेशेंट बढ़ रहे थे, उस समय राजस्थान के अंदर जो कोविड को लेके काम हुआ
वो सब लोगों के सामने है कि मुख्यमंत्री जी का ही विजन था कि किस प्रकार हम कोरोना को फैलने से रोकें, किस प्रकार हम जो मृत्यु दर है उसको कम लेके आए। तो आज राजस्थान में सबसे कम मृत्यु दर रही, रिकवरी रेट सबसे अच्छी रही। जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे वो बहुत पीछे रह गए और जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल थे वो बहुत आगे आ गए। आज RUHS की एक अपनी इमेज बनी है, एक हमारे जो जिला अस्पताल है उनकी एक इमेज बनी है कि वहाँ पे बहुत अच्छा उपचार। तो चलिए, सुन रहे थे आप टीकाराम जूली को, जो कि राजस्थान सरकार में मंत्री है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कोरोना का संकट देश भर में रहा, प्रदेश की अगर स्थिति की हम बात करें तो बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है और आगे भी सरकार इसी तरह से काम करती रहेगी। चर्चा पर वापस लौटते हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। सर, बात पूरी नहीं हो पाई थी आपकी, चाहूंगी आप बात पूरी कीजिए। ऐसा है जी, जो जिस कोविड का इन्होंने प्रचार किया है, उस कोविड में मुख्यमंत्री जी खुद कोविड से होकर के, खुद चिकित्सा मंत्री खुद पॉजिटिव होकर के और RUHS में राउंड लगाते रहे जी। और मेरा ये निवेदन है कि कोविड में जहां मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, हाँ, जयपुर, और जो उनका जिला है जोधपुर, सबसे ज्यादा कोविड में संख्या वहीं पर ही है। जयपुर में सबसे ज्यादा, जोधपुर में सबसे ज्यादा है। दावा किस बात का कर रहे हैं? और लेकिन सर, प्रधानमंत्री जी ने जब राजस्थान की तारीफ की थी, जिस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र उन्होंने किया था, क्या कुछ आपको लगता है, सर एक सवाल तो सुन लीजिए, क्या कुछ आपको लगता है कि जब उस वक्त प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही थी तो कहाँ पे आखिरकार बात बिगड़ी और उसके बाद स्थिति यहाँ तक पहुंच गई राजस्थान की? मैं तो जयपुर और जोधपुर की बात कर रहा हूँ मैडम। मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की तो उन्होंने झूठे आंकड़े भेजे हैं। इनके सही आंकड़े आप अखबार वाले दे रहे हैं, आप चैनल वाले दे रहे हैं, और सारा आंकड़े इनके जो है वो असत्य व प्रचार करने की आदत है। कांग्रेस के लिए जो कुछ बोलूंगा झूठ बोलूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। एक झूठ को 100 बार नहीं 1000 बार बोलूंगा तो सत्य हो जाएगा। इस सत्य को जो करना चाहते हैं, हाँ, वैसे मैं रघु शर्मा जी का प्रशंसक हूँ, चिकित्सा के विभाग में उन्होंने काफी कंट्रोल किया, ये बात सही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला वो तो अच्छी बात तो उसको बोला, लेकिन ये बात चर्चा 2 साल की उपलब्धि की बजाय श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन वो तो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, लेकिन बाकी विकास रुका हुआ है, सड़कों का, बिजली का, पानी का, बिल्डिंग का, मेडिकल कॉलेज का, और रुका हुआ। इन्होंने क्या किया कि 50-50 दुकानें मीट की खोलेंगे। इन्होंने क्या किया कि मदरसों, गौशाला की का पैसा उठा करके मदरसों को देंगे। यानी गौशालाओं का जो इन्होंने 1800 करोड़ घोषित किया, गौ माता को नहीं दे पाया, और गौ हत्या और गौ तस्करी जो मेवात में होती है उनको बचाने के लिए इन्होंने मॉब लिस्टिंग कानून बना दिया। इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। सरकार का सारा विकास ठप हो गया और गौ माता की हत्या हो गई, वहाँ बहुत तस्करी हो रही है। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रतिज्ञा लिया मॉब लिस्टिंग का। मैं दूर नहीं हूँ गहलोत साहब से, मेरे मित्र हैं, मैं इन सबके साथ में व्यक्तिगत व्यवहार मेरा इनका अच्छा है आपस में। इसका जवाब जान लेते हैं सर, समय की थोड़ा कमी हमारे पास है। एक बार फटाफट से बुधवाली जी काफी लंबे समय से हमारे साथ बने हुए, उनसे आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। बुधवाली जी, काफी लंबे समय से आप सुन रहे होंगे ज्ञानदेव आहूजा जी की बात को भी, और आपने सुना होगा श्याम सुंदर जी की बात को भी। क्या जवाब देना चाहेंगे सर? समय की थोड़ा कमी है, मैं चाहूंगी आप कम शब्दों में जल्दी से जवाब दे दीजिए। हेलो जी, बुधवाली जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी सर, क्या जवाब देना चाहेंगे? सम्मानीय हमारे ज्ञानदेव आहूजा जी मेरे बड़े भाई हैं, हमारे विधायक हैं, सम्मानीय रहे हैं, लेकिन जिस तरह से झूठ बोलने का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, एक झूठ को 1000 बार ये झूठ बोलते हैं कि जितना से डीजल से, पेट्रोल से, अन्न से लेकर किसान के साथ झूठ बोलने का काम, आम जनता के साथ झूठ बोलने का काम, चाहे इन्होंने झूठा जिस तरह का कोई लघु जिहाद की बात हो, जिस तरह से गोरक्षक की बात की हो, लेकिन हर इंसान को चाहते हैं कि यह इंसानियत की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें। या इनको खुद को अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं जो इनकी पार्टी के ये कह रहे झूठे आंकड़े, तो हो सकता है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की अगर इंटेलिजेंसी इतनी खराब है और खुद के प्रधानमंत्री भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि उनको खुद को नॉलेज शायद नहीं है कि वो झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। सम्मानीय आप विधायक रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आते हैं। लगता है तकनीकी खामी की वजह से बुधवाली जी का संपर्क यहाँ पर हमारे साथ टूट गया है, आवाज उनकी साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल श्याम सुंदर शर्मा जी, ज्ञानदेव आहूजा जी और खान बुधवाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सभी की कमी के कारण चर्चा को यही समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरीके से 2 साल के बही खाते की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, जिस तरीके से 2 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा कर लिया है, कई उपलब्धियां इस दौरान उन्होंने हासिल भी की है और कई तरह की इस बीच संकट भी सरकार को देखना पड़ा है। फिलहाल 3 साल का समय सरकार का और बचा है। देखने वाली बात यह है कि कितना बेमिसाल सरकार की आने वाले साल रहने वाले हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।